आइए हम यूजीसी के नए गाइडलाइन को भारत के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं, या फिर कहिए कि आर्थिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेजी से गिर रहा है और हाल ही में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड डील किया है। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि रुपए की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए हमें सेवा क्षेत्र से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को महत्व देना चाहिए। और कुछ उदाहरण भी दिया है कि जिन देशों की मुद्राएं बहुत स्थिर हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा है और साथ ही साथ वहां के उत्पादों की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज, मुक्त व्यापार समझौते में अगर आप देखोगे, भारत का जो श्रम गहन क्षेत्र है, जैसे कपड़ा उद्योग उदाहरण के लिए मान लीजिए, इन सबको बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो भारत के स्किल प्रोफेशनल होंगे, उनको यूरोपियन मार्केट में यानी यूरोपियन देशों में आवागमन की सुविधा होगी, यानी वहां पे रोजगार करने की सुविधा होगी। तो अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब कैसे बनेगा, या फिर यूरोपीय देशों में हाई जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए चाहिए स्किल। और भारत में ही कई ऐसे आंकड़े हैं, आप ज्यादातर सुनते होंगे कि कंपनियां कहती हैं कि भारत की यूनिवर्सिटियां अच्छे स्किल वाले स्टूडेंट या अच्छे प्रोफेशनल नहीं दे पा रही हैं। मैं आईआईटी, आईआईएम, यूनिवर्सिटी सबकी बात कर रहा। तो कहीं ना कहीं हमारे विश्वविद्यालय की, आईआईटी की, एमबीबीएस डॉक्टरी वाले कॉलेजों की प्रोडक्टिविटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है वो और ज्यादा विकसित कर सके, या हमारे यहाँ के लोग विदेशों में, जैसे यूरोपियन देशों में रोजगार प्राप्त कर सकें। तो अगर सरकार के निर्देश पे यूजीसी का जो गाइडलाइन अगर इतना स्ट्रिक्ट आया है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज को जानता है कि भेदभाव की वजह से कुछ समुदाय उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाता है, या उसको उतनी अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। मतलब इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, पर कहीं ना कहीं भेदभाव एक फैक्टर होता है। जैसे आप किसी जात को नहीं पसंद करते, उसको कम नंबर दे दो, वो आगे ही ना बढ़ पाए, या डायरेक्ट जातिगत भेदभाव के कारण उसका कॉन्फिडेंस हमेशा लो रहे, वो रिस्क ही ना ले पाए, डिसीजन ही ना ले पाए, या छोड़ के चला जाए। तो एक साइकोलॉजी बन जाती है जो लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो ऐसे में जो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए वो कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी है। तो इसको एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। तो शायद ये उपाय होता, इससे कुछ इंप्रूवमेंट होगा। अगर इसमें कुछ गलतियां हैं तो उसमें सुधार करके ऐसी चीजें लागू करनी चाहिए। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि यूनिवर्सिटियों की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, अच्छे स्किल वाले लड़के निकले, अच्छे प्रोफेशनल्स निकले और ज्यादा मात्रा में निकले। तो जो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है ना कि हमें स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारा विनिर्माण सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा, और कंपनियों की जो शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ अच्छे स्किल वाले प्रोफेशनल्स ही नहीं है, उनको भी दूर किया जा सकेगा। तो भेदभाव रहित माहौल बहुत जरूरी होता है कॉन्फिडेंस के लिए। कॉन्फिडेंस आएगा तो सीखने की क्षमता बढ़ जाती है, और उसी पे अच्छी मेंटरिंग मिल गई तो फिर कहना ही क्या। आप ऐसे ही देख लो यार, सरकार ने इतने क्रेडिट फैसिलिटी दिए, इतने क्रेडिट गारंटी दिए, मतलब लोन लेने वाली इतनी योजनाएं चालू करी, पर आप ही बताओ कितने लोग लोन लेके स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, या अपना कुछ काम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास वो स्किल नहीं है, वो रिस्क टेकिंग क्षमता नहीं है, डिसीजन मेकिंग क्षमता नहीं है। और उसका कारण कहीं ना कहीं वो फैक्टर है कि उनको वो शिक्षा नहीं मिल पाई है, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है। और ये सब चीजें पढ़ाई लिखाई स्कूल और विद्यालय से ही आती है, इसीलिए आदमी पढ़ता लिखता है। मैं ये नहीं कहता कि यही कारण है, लेकिन अगर ये 1% भी है और इसको समाप्त किया जाता है तो क्या पता प्रोडक्टिविटी 10% बढ़ जाए, है ना। तो हर चीज जाति के हिसाब से ही नहीं देखनी चाहिए।